नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्क पावर एनर्जी के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की हेल्प से। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी कंजर्वेटिव किया, तो फाइनली इस लेक्चर में हम समझ भी लेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। और पहले हम कंजर्वेटिव फोर्स समझना है। आज के लेक्चर का टारगेट क्या है पहले वो सुन लो। पहले तो कंजर्वेटिव फोर्स समझना ही क्या होता है, देन उसके बाद हमको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं कि आपको U दिया हो और F पूछा जाए एंड F दिया हो और U पूछा जाए। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, F दिया हो U पूछा जाए, इस टाइप का ऑलरेडी हम कल कर चुके हैं, याद होगा। mg आपको पता होता था तो उससे आपने U निकाला था ना, प्लस mgh। तो वही बात यहां पर की जा रही है, आज भी देख लेंगे। U दिया होगा तो F पूछा जाएगा, F दिया होगा तो U पूछा जाएगा। इस टाइप के दो प्रॉब्लम्स होते हैं, दो टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। और दूसरा होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस की थ्योरी, कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे हम कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस ब्रैकेट में लिखेंगे हम इसके बारे में ईमानदार फोर्सेस। बहुत ही ईमानदार फोर्स होते हैं ये कुछ फोर्सेस होते हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं और ये बहुत ईमानदार फोर्स होते हैं। अब समझ जाओगे, फर्स्ट पॉइंट से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं इनको ईमानदार फोर्स क्यों बोलता हूं। ठीक है, तो उसका रीजन समझते हैं। पहले यहां पर एक पॉइंट आएगा, अभी आप कुछ नोट नहीं करेंगे। ठीक, यहां पर मैं एक पॉइंट लिखवाऊंगा, उसके बाद ही आपको कुछ नोट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा कुछ, इसको जरा पहले हम एक एग्जाम्पल से समझ लें, उसके बाद हम पॉइंट की बात करेंगे कि पॉइंट क्या कहता है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझो। एक सिंपल सा एग्जाम्पल कुछ ऐसा कि मान लो ऐसा ग्राउंड होता या कोई टेबल होती या कोई ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और मान लो इसके ऊपर ना एक ब्लॉक पड़ा हुआ है ऐसा। ठीक है, अब मान लो कि आप इस ब्लॉक को नीचे से ऊपर लेके जाते हो। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी चीज है। ये टेबल थी या फिर ये ग्राउंड था। अब मान लो यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ था। अब मानो कि आप इस ब्लॉक को अपने हाथ से ऐसे पकड़ के यहां से ऐसे ऊपर लेके जाते हो, ये ऊपर की तरफ एरो। तो जब आप इस ब्लॉक को ऐसे नीचे से ऊपर लेकर के गए होगे तो आपने अपने हाथ से ब्लॉक के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क किया होगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि यहां से यहां जाने में आपने कुछ वर्क किया। बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें हम लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि बाकी जो भी डिटेल्स है वो जो अभी स्टेटमेंट बोला जाएगा ना इसमें, उसमें क्लियर हो जाएगी। तो देखो, मान लेते हैं यहां ब्लॉक था। अब आप इस ब्लॉक को नीचे से ऊपर लेके गए। तो जब आप इस ब्लॉक को नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो आपने इस ब्लॉक पर कुछ वर्क किया होगा, है ना। आपने इस ब्लॉक पर कुछ वर्क किया होगा, मैंने इस ब्लॉक पर कुछ वर्क किया। तो मैंने अपनी जिंदगी की कुछ एनर्जी इस सिस्टम में इन्वेस्ट की ना। सीधी सी बात है, मैंने ब्लॉक को यहां से यहां तक मूव करवाया, मतलब मैंने कुछ वर्क किया। तो मैंने कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट यहां पर इन्वेस्ट किया ना, खर्च किया ना यहां पर मैंने अपनी एनर्जी को। और जो मेरी एनर्जी है वो किस फॉर्म में यहां पर खर्च हुई है, इन दी फॉर्म ऑफ वर्क। ऐसा हो रहा है यहां पर। तो ब्लॉक को मैं यहां से यहां लेकर के गया था, ये वर्क मैंने किया, तो मैंने यहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। अब अगर सेम ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक को मैं नीचे से ऊपर लेके आया, सेम टू सेम वही ब्लॉक मैंने यहां पर बनाया है। अब अगर मैं यहां से इस ब्लॉक को रिलीज कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहां से इस ब्लॉक को रिलीज कर दूं तो क्या होगा, ये ब्लॉक वापस आएगा। ये ब्लॉक वापस आएगा मतलब ये ब्लॉक वर्क करके बताएगा। ये ब्लॉक वर्क करके बताएगा किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। जब तक यहां पहुंचेगा वापस आते आते इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो चुकी होगी। तो हम यहां पर ये बोलते हैं कि हमने सिस्टम पर जो भी कुछ वर्क किया था
हमने सिस्टम पर जो भी कुछ वर्क किया था, हमने सिस्टम पर जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, वो सारा का सारा जो वर्क था वो हो गया था स्टोर सिस्टम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप जब ब्लॉक को नीचे से ऊपर लेकर के जा रहे थे तो आपने इस सिस्टम पर जो भी कुछ वर्क किया था वो वर्क स्टोर हो गया था इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आप इस ब्लॉक को रिलीज करोगे तो इस सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी वापस मिल जाएगी। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसी वजह से इस टाइप के फोर्सेस को बोला जाता है ईमानदार फोर्सेस। ऐसा इसलिए क्योंकि देख सकते हो यहां पर आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया था, आपका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट स्टोर था और जरूरत आने पर वो सारी की सारी एनर्जी वापस मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मान लो यहां पर आपने यहां से यहां तक लाने के लिए मान लो आपने 10 जूल का वर्क किया होता। मान लो यहां से यहां तक ले जाने में आपने 10 जूल का वर्क किया होता तो 10 जूल की ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती और फिर जब आप इसको रिलीज करते तो फाइनली सारी की सारी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती और काइनेटिक भी 10 जूल होती। तो ये भी 10 था, वो भी 10 था, ये भी 10 था। एक एग्जाम्पल था 10, रट्टा मत मार लेना कि 10 होता है, एक एग्जाम्पल है। तो सीधी सी बात है, यहां मैंने जितना भी वर्क किया 10 यूनिट्स का मैंने वर्क किया, सारा का सारा वर्क मुझे वापस मिल गया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इस वजह से इसको ईमानदार फोर्सेस बोला जाता है। किसको ईमानदार फोर्सेस? मेरे हाथ को नहीं, एमजी को, क्योंकि ये एमजी की वजह से वापस आया है ना। देखो एमजी की वजह से वापस आ रहा है, तो इस वजह से एमजी एक एग्जाम्पल होता है। एमजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि अब आ रहा है कंप्लीट स्टेटमेंट, है ना, तो टुकड़ों में समझा रहा था मैं। क्योंकि अगर आप एमजी के अगेंस्ट वर्क करो, पहले ये वर्ड मैं यूज नहीं कर रहा था एमजी के अगेंस्ट, अब यूज कर रहा हूं, तो यहां से क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि आपने एमजी के अगेंस्ट जो भी वर्क किया वो स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में और जरूरत पड़ने पर सारा का सारा वर्क आपको सूद समेत वापस दे दिया जाएगा, है ना, पूरा हिसाब किताब बराबर ऐसा होगा। तो इसमें स्टेटमेंट लिख लीजिए पहले आप, फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप जरा इसमें। ये जो भी हमने बकबक की ना यहां पर, इसी को अंग्रेजी में लिखना है, तो लिखो कि ऑल द वर्क डन against a conservative force, all the work done against a conservative force, all the work done against a conservative force can be recovered completely, can be recovered completely in the form of kinetic energy, in the form of kinetic energy or potential energy, in the form of kinetic energy or potential energy or combination of both, in the form of potential energy or kinetic energy or or combination of both, अब जरा वीडियो पॉज करें, ये डायग्राम बना ले फॉर एग्जांपल के नाम पे। यहाँ जो आपने पॉइंट लिखा है एकदम उसके साथ बनाना, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको समझ में आए कि डायग्राम क्या है क्या रहा है। तो वीडियो पॉज करके इसको ड्रॉ करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में हम एग्जाम्पल्स लिखने वाले हैं, तो लिखेंगे आप एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस आर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस आर, एक होता है भाई ग्रेविटेशनल फोर्स,
एक होता है स्प्रिंग फोर्स, फिर एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि क्लास 12th का पार्ट है। फिर जितने भी कांस्टेंट फोर्स होते हैं वो भी कंजर्वेटिव माने जाते हैं। और एक और होता है लास्ट, सेंट्रल फोर्स। तो मान के चलिए अपने सिलेबस में सिर्फ इतने ही एग्जाम्पल्स हैं। किसके? कंजर्वेटिव फोर्स के। हमारे सिलेबस में कंजर्वेटिव फोर्स के सिर्फ इतने ही एग्जाम्पल्स हैं। तो इन एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आप जानते हो, mg। और डिटेल में कहां जानोगे? ग्रेविटेशन का जो चैप्टर आएगा वहां पे। स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो ये तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पूरा चैप्टर है अलग से, उसमें पढ़ेंगे। कांस्टेंट फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो। यहां पर मैं पूरा लिखना भूल गया, कांस्टेंट फोर्स आएगा। एंड लास्ट आता है सेंट्रल फोर्स, जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है ना। लास्ट में आता है सेंट्रल फोर्स, जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। तो पता चल जाएगा, इसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो फिलहाल आप इसको नोट करें, ये हमारा था पॉइंट नंबर 2। तो मान के चलते हैं आपने लिख लिया होगा इतना। अब आ रहा हूं पॉइंट नंबर 3 में। नहीं लिखा हो तो वीडियो पॉज करके लिख लो। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 में। तो पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है समझिएगा। पॉइंट नंबर 3 भी एक तरीके से कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन की ही बात कर रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स की टोटल 3 डेफिनेशन होती हैं। एक डेफिनेशन आप ऑलरेडी लिख चुके हो, फर्स्ट पॉइंट जो लिखवाया अभी अभी। ये आ रही कंजर्वेटिव फोर्स की सेकेंड डेफिनेशन। तो कंजर्वेटिव फोर्स की सेकेंड डेफिनेशन ये कहती है कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। फॉर एग्जाम्पल ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर मैं एक ब्लॉक को h हाइट नीचे डायरेक्टली लाऊं, या फिर ऐसे घुमा फिरा के लाऊं, या फिर ऐसे लेके आऊं, या फिर पहले इधर लेके जाऊं फिर इधर लेके जाऊं, इन चारों ही पाथ में mg का वर्क क्या होने वाला है? प्लस mgh। कोई भी पाथ हो, ये वाला रास्ता हो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला। तो इससे बढ़िया एग्जांपल क्या ही होगा। तो सेकंड पॉइंट यही, सॉरी थर्ड पॉइंट यही कहता है कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान से सुनना, पॉइंट में थोड़ी सी एडिटिंग की जा रही है। तो एडिटिंग ये है कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ गिवन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, हम तब की बात कर रहे हैं जब डिस्प्लेसमेंट आपको पहले से पता हो, तब की बात हम कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ गिवन डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो ये पूरा लिखेंगे आप पहले, यहां पे पहले ये पॉइंट लिखो, उसके बाद ये नोट करना। तो मैं पॉइंट बोल रहा हूं दोबारा से, तो लिखेंगे आप। अब मैं रुक रुक के बोल रहा हूं। तो पॉइंट है वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय अ conservative force for a given displacement, work done by a conservative force for a given displacement is independent of path followed, is independent of path followed by particle, is independent of path followed by particle।
अब बना लीजिए डायग्राम, वीडियो पॉज मार के, फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ। देन फिर आते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ। ये भी कोई नई बात नहीं बताता है, ये भी कुछ कुछ वैसा वैसा ही बताता है जैसा पॉइंट नंबर 3 कह रहा था, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता कुछ कुछ वैसे ही है। तो पॉइंट नंबर 4 कहता है कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो। तो ये कोई नई बात नहीं लगती मुझे, ऐसा भी हम जानते हैं। मान लो एक m मास का ब्लॉक होता और आप इसको ऐसे एक राउंड घुमा के वापस वहीं रख देते। मान लो आप इसको यहां से यहां से यहां ऐसा घुमाते 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 इधर लेके आ गए, है ना, एक राउंड पूरा घूम गया, तो इसमें आप वर्क डन बाय mg क्या कहोगे, जीरो कहोगे। तो यही कहता है नेक्स्ट पॉइंट। तो ये एग्जाम्पल है नेक्स्ट पॉइंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल। पहले पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट कहता है कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्थ पॉइंट कहता है वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप, in a closed loop is always zero. Work done by a conservative force in a closed loop is always zero. ये क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे, इसी के साथ कंजर्वेटिव फोर्स की थ्योरी खत्म होती है। अब हमको आगे बढ़ना है इसके क्वेश्चंस की तरफ, तो वीडियो पॉज करें, इतना लिखें, फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन जैसा कि मैं कह रहा था, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक में एफ दिया होता है यू पूछा जाता है, और दूसरे में यू दिया होता है एफ पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले अपन जो फर्स्ट टाइप है वो कर लेते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, एम जी दिया था तो एम जी से यू निकाला था, जो कि एम जी एच आ गया था। तो पहले कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन बोलता है हमसे कि अगर वेक्टर f इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, f दिया है, u पूछा जा रहा है। तो कहता है क्वेश्चन, इफ वेक्टर f इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप देन कैलकुलेट u मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी। देन कैलकुलेट u एट x, y if u at 0, 0 is 0। कहता है ये फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल के बता दो x, y पे, अगर ओरिजिन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है तो। सिंपल सा सवाल है। अब देखिए सॉल्यूशन भी बड़ा सिंपल है। तो जो कल हमने पढ़ा था, कल मतलब जो प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको हम यहां पर यूज करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, देखिए प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था माइनस डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू सी, ये पढ़ा था, जो एकदम बेसिक डेफिनेशन थी पोटेंशियल एनर्जी की, वो हमने पढ़ी थी। तो वही मैं यूज कर रहा हूं। तो बनता माइनस डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू सी का क्या मतलब होता है, छुटका सा वर्क, very 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 small work, very 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 small work can be written as vector f dot ds। वैसे ये चीज ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं एक बार, जब मैंने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ाया था तब, तो भी मैंने ऐसा किया था। थोड़ी थोड़ी देर में आपको बातें याद आएंगी। फिर याद करिए वेक्टर f को हमने लिखा था एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप, ds को लिखा था dx आई कैप प्लस dy जे कैप। तो ये फाइनली कुछ ऐसा बन जाता था एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, इसी को ऐसा कर दिया था। तो देखो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए उसमें ना ये 3 स्टेप तो कॉमन ही रहेंगे। तो ये तो आपको याद होता ही है। अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो आप ये भी याद कर लो डायरेक्ट, क्योंकि कैसा भी सवाल आए f से u निकालने वाला कैसा भी सवाल आए, ये 3 स्टेप सब में कॉमन रहेंगे। तो क्यों बिना फालतू में हर बार ये 3 स्टेप लिखें, डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर सकते हो आप।
यहां से, टाइम बचाना चाहो तो। चलो वैल्यूज रखते हैं। तो एफ एक्स का क्या मतलब होता है? एफ एक्स का मतलब होता है इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट, जो कि कितना है? एक्स है। तो रखता हूं मैं वैल्यू, ये बनता माइनस डी यू इज इक्वल टू एफ एक्स रखने जा रहा हूं, जो कि एक्स है, जो कि एक्स है। एफ वाई देखो, फोर्स का वाई कंपोनेंट, जो कि वाई है। इतना हो गया। अब क्या बचा? कुछ नहीं, अब तो इंटीग्रेशन बाबा की जय हो, इंटीग्रेशन कर देंगे हम। उसी में दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो, तो ये बन जाएगा माइनस डी यू का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई डी वाई। लिमिट्स रख दो। लिमिट्स कैसे रखोगे? देखो, जब x 0 था और y 0 था तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 थी। ये देखो, जब x 0 था y भी 0 था तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या थी? 0 थी। अगला, जब y हो गया, x हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी u हो गई। जब y हो गया, x हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी u हो गई। अब क्या बचा इसमें? कुछ नहीं, इंटीग्रेशन। तो यहां हो जाएगा माइनस यू और वहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू। तो आपका फाइनल आंसर आ गया u इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू। और कुछ इस तरीके से जब f दिया हो तो u कैलकुलेट किया जाता है। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, फिर हम डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें u दिया जाएगा और f पूछा जाएगा, तो वो भी देखते हैं अपन। तो इसको नोट कर लो। तो जो नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है उसके लिए हमको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। अभी हो सकता है डायरेक्टली ना बने, क्योंकि कई बच्चों को पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं पता होता है कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो पहले तो मुझे वो समझाना पड़ेगा। तो पहले तो हेडिंग लिखते हैं हम। हेडिंग लिखो आप, कैलकुलेशन ऑफ f if u is given। अगर u दिया हो तो f कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो उसका फॉर्मूला होता है बड़ा ही सिंपल सा, जो कि देखने में खतरनाक है लेकिन एक्चुअली में है बड़ा सिंपल। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा कहता है, ये फॉर्मूला होता है। अभी जो आपको एक टेढ़ा सा डिफरेंशिएशन दिख रहा है ना, स्नैक्स जैसा डिफरेंशिएशन जो दिख रहा है, जलेबी वाला डिफरेंशिएशन, ये ऐसा, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये डिफरेंशिएशन का ही सिंबल है, ये जो बना हुआ है। लेकिन ये कोई सिंपल वाला डिफरेंशिएशन नहीं है, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन भेदभाव वाला डिफरेंशिएशन, कुछ भेदभाव करके डिफरेंशिएट किया जाता है, इस वजह से इसको बोलते हैं भेदभाव वाला डिफरेंशिएशन या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये फॉर्मूला तो है बड़ा सिंपल, लेकिन इस फॉर्मूले को तो आप तब लगा पाओगे जब आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आता हो। तो जरा वो भी सीख लेते हैं। जैसे ऐसा लिखा होगा, इसको डेल पढ़ते हैं कई लोग। तो मान लो ऐसा लिखा होता, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड पावर 3 एंड डैश डैश डैश, पता नहीं क्या क्या, ऐसा कुछ लिखा होता। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो, अभी भी समझ में नहीं आया होगा, है ना? क्या ही मतलब होगा इसका? इसको हिंदी में समझोगे तब समझ में आएगा। देखो, इसका ये मतलब है, अब काम की बात पे आ रहा हूं, इसका ये मतलब है कि x इज द ओनली वेरिएबल। यहां देखो नीचे जो लिखा है ना, उस पर ध्यान दो। पहले डेल बाय डेल एक्स आएगा, तो इसका ये मतलब हो जाता है कि ये जो है ना, ये x इज द ओनली वेरिएबल।
आपको ये मान करके डिफरेंशिएट करना है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल है, x के अलावा बाकी जो भी है सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है, x बस वेरिएबल है, x के अलावा y बैठा हुआ है, z बैठा हुआ है, सब कुछ कांस्टेंट है। तो हुआ ना, भेदभाव किया ना हमने यहां पर, भेदभाव किया ना हमने यहां पर, पार्शियलिटी की हमने यहां पर, हमने सिर्फ x को वेरिएबल माना, बाकी सबको कांस्टेंट मान लिया। तो इस वजह से इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोला जाता है। तो जरा इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। तो हम क्या बोलेंगे, यहां x था, इसका मतलब है कि x इज द ओनली वेरिएबल। तो x बस अगर वेरिएबल है तो वाई स्क्वायर और जेड क्यूब कांस्टेंट माने जाएंगे, एंड जो कांस्टेंट होते हैं वो डिफरेंशिएशन साइन के बाहर आ जाते हैं। ऐसा होता। देन फिर आप इसमें जो सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं डिफरेंशिएशन के, वो आप चिपका सकते हो। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाता है 3x स्क्वायर। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से किया जाता है। एक और देख लो, एक और देखो, मान लो ऐसा लिखा होता, ऐसा लिखा होता, तो यहां पर क्या मतलब हो जाएगा, यहां पर मतलब हो जाएगा, देखो यहां y बैठा हुआ है ना नीचे, ये नीचे जो बैठा है ना उस पर ध्यान देना है। तो नीचे y बैठा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा, y इज द ओनली वेरिएबल। सिर्फ और सिर्फ y वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ y वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट, मतलब x भी कांस्टेंट। तो x क्यूब बाहर आ गया और यहां बचता सिर्फ और सिर्फ ऐसा। y स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, फिर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y। तो मान के चलते हैं कि ये जो सिंबल था इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोला जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी नाम में क्या रखा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलो चाहे सिंपल वाला डिफरेंशिएशन बोलो, मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इस चीज़ से मतलब है कि ये सॉल्व करते आपको आना चाहिए। तो सॉल्व ऐसे होता है, नीचे x हो तो x को वेरिएबल मानो, नीचे y हो तो y को वेरिएबल मानो, और उनके अलावा सब कुछ क्या मान लो, कांस्टेंट। तो जरा वीडियो आपको पॉज करना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा। मान के चलते हैं लिख लिया होगा आपने। फिर से एक और वीडियो पॉज मारेंगे और इतना और लिखेंगे, शायद ये तो हो गया होगा, ये और लिखेंगे। तो मान के चलते हैं ये भी आपने लिख लिया होगा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि अगर u इज इक्वल टू 6x प्लस 8y है, देन फोर्स क्या होता होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो देखो सॉल्यूशन में आता हूं, क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा वेक्टर एफ का फॉर्मूला, जो कि अभी अभी मैंने ऊपर लिखवाया है, जो कि ये होता है ऐसा। अब मैं क्या काम करूंगा, ये जो u दिया हुआ है ना मुझे 6x प्लस 8y, इस u की वैल्यू तीनों जगह रख दूंगा। तो बनता वेक्टर एफ इज इक्वल टू ऐसा। देखो इस u की वैल्यू को यहां रखा मैंने, अब इसी u को मैं यहां रखने जा रहा हूं। अब उसी u को मैं यहां भी रखने जा रहा हूं। ऐसा। अब डिफरेंशिएशन तो देखो, अब मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। यहां कौन बैठा है, देखो ध्यान से, यहां x बैठा है,
इसका क्या मतलब होगा यहां पर? इसका यही मतलब होगा कि x इज द ओनली वेरिएबल। इसका ये मतलब होगा x इज द ओनली वेरिएबल। तो सिंपल है, इस 6x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इस 6x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6, माइनस तो पहले से है, ठीक है। एक काम करते हैं ना, कौन बार बार माइनस लेके, माइनस कॉमन ही कर लेते हैं। तो ये माइनस कॉमन और ये बहुत बड़ा ब्रैकेट, तीनों से माइनस मैंने कॉमन कर लिया। अब देखो 6x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता? 6, और 8y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता? 0। क्यों 0? क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो x इज द ओनली वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी सब क्या है? कांस्टेंट है। तो 8y भी क्या होता है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। माइनस तो जा चुका है। एक मिनट रुकिएगा, रबर कहाँ गई? ये रही। हाँ, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ, तो मैंने क्या कहा था? माइनस मैंने कर दिया है कॉमन, अब ठीक है। तो ये अपन ने सॉल्व कर लिया, सिंपल है। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो 6x का डिफरेंशिएशन 6 एंड 8y कांस्टेंट, डिफरेंशिएट होके हो गया 0। आगे बढ़ता हूं इसमें। अब देखो इसका क्या मतलब है? y इज द ओनली वेरिएबल। अब मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, तो y इज द ओनली वेरिएबल, तो y बस वेरिएबल मानना है। तो अगर यहां सिर्फ और सिर्फ y को वेरिएबल मानना है, तो 6x क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, और इस 6x के कांस्टेंट होने की वजह से इसका डिफरेंशिएशन होगा 0, और 8y का क्या हो जाएगा? 8। फिर आगे बढ़ूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो जाएगा z इज द ओनली वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ z वेरिएबल है, z के अलावा जो भी कुछ है सब कांस्टेंट। तो 6x भी कांस्टेंट हो गया, 8y भी कांस्टेंट हो गया, तो अगला टर्म 0 मिलेगा। और भाई मिलना भी चाहिए था, क्यों? z में k कैप में 0 मिलना भी चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में ही z नहीं था ना। देखो क्वेश्चन में ही x और y बस था, तो जब क्वेश्चन में ही x और y बस है, तो आंसर में भी x और y के टर्म्स में ही मिलेगा, है ना। क्वेश्चन में ही x और y बस है, तो आंसर भी i कैप और j कैप में बस मिलेगा, k कैप नहीं आने वाला था पहले भी। इतना हुआ। अब क्या आंसर ही आ चुका है? इस माइनस को अंदर भेज दो तो आ जाएगा आपका आंसर -6 i कैप -8 j कैप। तो ये आपका फाइनल आंसर ऐसे आ जाता है। तो बस बात वही है, चीज है तो आसान, लेकिन ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये आपके लिए थोड़ा नया है, तो आपको थोड़ा ना इसकी आदत डालनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये चीज आसान लगेगी। तो वीडियो पॉज करेंगे और ये पूरा नोट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।